वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई का माध्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट को लेकर के। जैसे कि हम ने और आपने भी एक चीज़ देखा होगा और आपको पता भी होगा कि जैसे ही हम 9th से 10th क्लास में आते हैं और 9th से 10th क्लास में आते हैं तो हमें 9th क्लास में ही मैथ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि 10th पास होने के बाद स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट चूज करने से भी डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप आज से 10 साल पहले का रिजल्ट उठाकर अगर चेक करेंगे या पता करें गूगल में सर्वे के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा अगर 100 में 100 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आते हैं तो वो मैथ है। अब सोचिए, एक इंसान को वही चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन लग रही, दूसरे इंसान को वही चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लग रही। क्यों? रीज़न क्या है इसका? रीज़न बहुत ही आसान है दोस्त, कि जिस इंसान को वह सरल लग रहा है वह इंसान ने उसे सरल तरीके से लिया, और जिस इंसान को वह कठिन लग रहा हो वह इंसान ने उसको कठिन तरीके से लिया। सपोज दैट मैं समझाना आपको क्या चाहता हूँ कि जब आपसे पहली बार साइकिल चलाना नहीं आती रही होगी, तो आप जब साइकिल देखा करते थे तो दूसरा जब कोई चलाया करता था तो आपको साइकिल बहुत आसान लगती थी, लेकिन जब आपसे नहीं आती थी तो आपको कठिन लगा करती थी। सेम उसी तरीके से मैथ है। आज आपसे मैथ आ नहीं रही इसलिए आपको कठिन लग रही है, लेकिन आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? आपने देखा कि अगर सामने वाला साइकिल चला रहा तो कहीं ना कहीं मैं भी साइकिल चला सकता हूं, और आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया साइकिल चलाने का। आपने क्या किया? साइकिल रखी रहती थी, आप उसको लेते थे, धूप होती थी, छाँव होता था, बरसात होता था, उसको रास्ते में आप चलाते थे, ढनगाते थे अगर चलाना नहीं आता था। धीरे धीरे उसको आप सीखना शुरू किए, फिर किसी का आपने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके चलाना शुरू किया। और हमारे यहाँ कस्बे में एक कहावत है कि मार दे पैडल छोड़ दे हिंडल जाए दे कक्का साए साए। एक टाइम ऐसा आया कि आप साइकिल चलाने में इतने ज़्यादा परिपूर्ण हो गए कि आप हिंडल छोड़कर भी साइकिल चला सकते थे। तो क्या आप मैथ भी उसी तरीके से परिपूर्ण होना चाहते हैं जिस तरीके से आप साइकिल चलाने के लिए परिपूर्ण हुए हैं? अगर आप मैथ में भी उसी तरीके से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको कुछ विषय बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है। आज उन्हीं विषय बिंदु पर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में एक चीज़ शेयर की थी कि मेरा YouTube पर वीडियो डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको प्रिपेयर्ड कर सकूं और आपको मैं मजबूत बना सकूं। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप बेरोजगारी से मत डरिए। अगर आप पढ़ाई मन लगा कर करते हैं तो कल आपको रोजगार 110% मिल जाएगा। आज तक कोई भी टॉपर बेरोजगार नहीं है। तो आपको बेहतर तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करना है। मन कैसा लगेगा इस विषय में भी मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा आपसे, उसके बाद हम सब्जेक्ट में सिलेबस में आएंगे। सबसे बड़ी चीज है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खाना खाते हैं। आप खाना क्यों खाते हैं? कहीं ना कहीं आपको भूख लगती होगी। अगर आप 4 दिन खाना ना खाओ तो क्या होगा? भूख लगेगी, खाना खाने का मन करेगा आपका, 110% करेगा आपका मन। भूख लगेगी, शरीर व्याकुल हो जाएगा। आपका पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं लगता? आपका मैथ पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? आप गणित सब्जेक्ट से डरते क्यों हैं? इन सवालों को मैं क्लियर करूंगा आज। मैथ सब्जेक्ट से डर क्यों है आपको? आप सोचिए, आपका नाम राम है और राम व्यक्ति एक टाइम अगर खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? हो सकता है थोड़ा उसे वीकनेस फील हो। अगर राम ने पूरा दिन खाना नहीं खाया तो? अगर राम 2 दिन खाना ना खाएं और 2 दिन खाना ना देने के बावजूद राम से यह बोला जाए कि राम जी आप जाइए और 2 किलोमीटर दौड़ कर कर आइए, तो क्या राम 4 दिन बिना खाए दौड़ सकता है? नहीं, उसको खाना चाहिए। किसके लिए? दौड़ने के लिए। सेम उसी तरीके से शरीर को चलाने के लिए जिस तरीके से भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ब्रेन को मेंटेन करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता होती है। आपका पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हैं, बुक्स ही नहीं देखते हैं। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, आप खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि आपको हेल्थी रहना है। पढ़ना हमें इसलिए है क्योंकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, हमको मेंटली रूप से मजबूत बनना है। मैंने आपसे फिर बताया था कि यही उम्र है दोस्त, 10th 11th 12th, यही 3
ईयर ऐसे उम्र होती है, यही एक ऐसा एज है जहाँ से हम अपना भविष्य संवार सकते हैं और भविष्य में एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, माता पिता के सपने, अपने सपने, सारा कुछ हम साकार कर सकते हैं। तो आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है और हम और आप मिलकर बेहतर करेंगे। तो हम बात करते हैं क्लास 10th में फार्मूला सीट को लेके। तो सबसे ज़्यादा फार्मूले की आवश्यकता होती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस मैथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं समझाना चाहूँगा आपको, जैसे कि अगर आप चावल, आपके घर में आपकी माता श्री ने चावल बनाकर रखा है और चावल बनाकर रखने के बाद अगर आपकी माता जी दाल ना दें आपको, सब्जी ना दें आपको खाने के लिए, और आपकी माता जी बोलें कि चावल को पानी में मिलाकर खा लो, तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि चावल का फार्मूला दाल है, चावल का फार्मूला सब्जी है। उसी तरीके से मैथ में जितने भी सवाल होते हैं वो किसी न किसी फार्मूले पर आधारित होते हैं। तो 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूला हैं, आज उन फार्मूला पे मैं बात करूंगा। वो सारे फार्मूला आपको डायरी मेंटेन करना है और उन फार्मूलों को आपको याद करना है। याद कैसे करना है यह आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को, अपने नियर डियर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो बहुत सारे आप ही के जैसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ से जानकारी, एजुकेशन मिलेगी। और जैसे ही एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगी, हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो मैं आपसे लाइव मुलाकात करूँगा और फिर हम लाइव एजुकेशन क्लासेस डेली 2 घंटे चलाया करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं फार्मूला को लेकर। तो सबसे पहले आते हैं 1.1 एक्सरसाइज में वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फार्मूला होता है भाज्य इक्वल भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। आपने एचसीएफ पढ़ा होगा, आपने एलसीएम भी पढ़ा होगा। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में परेशान नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, क्या है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस नाम रख दिया है, जैसे किसी हमारा नाम या आपका जन्म हुआ तो आपके माता पिता ने आपका नाम रख दिया, और आपका जब नाम रखा गया, मान लीजिए आपका नाम रखा गया राम। अब राम ने अपने घर में सब्जी बनाई, तो सब लोगों को है सब्जी पसंद आ गई, तो लोगों ने उस सब्जी का नाम रख दिया राम सब्जी। अब उसी राम सब्जी को फार्मूला दे दिया गया कि आप इस सब्जी को राम सब्जी के माध्यम से प्रूव कीजिए। तो लोग डर जाएगा, अरे सब्जी तो हम बना लेंगे लेकिन राम सब्जी कैसे बनाए? तो सब्जी वही है, बस राम ने बनाया था इसलिए उसका नाम राम रख दिया गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर सेम चीजें हैं। जैसे आज तक आपने 6th 7th 8th 9th में पढ़ा था, सेम है, बस नाम रख दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं, शीर्षक का ही नाम है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो फर्स्ट नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम नेचुरल संख्याएं कहते हैं। सम संख्या आपने पढ़ा होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारी सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या 1 3 5 7 11 13 17 19, ये विषम संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या 0 से लेके अनंत तक और माइनस से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक। भाज्य संख्या 2 4 6 8 9, जो अपने, सपोज दैट जो अपने और किसी और से भाज्य हो सके उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 स्वयं से भी भाजित हो जाती है, प्लस 2 दूनी 4, 2 से भी विभाज्य हो जाएगी। अभाज्य संख्याएं, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, सम संख्या और भाज्य संख्या दोनों सेम होती हैं,
यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है जिसपे लिख कर अक्सर आया करता है, आप नोट कर लीजिएगा कि क्या दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 2 तो सम संख्या है तो यह भाज्य संख्या भी होगी, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 सम संख्या है, सम संख्या के साथ साथ 2 अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 1 और 2 सिर्फ 2 ही, 1 से ही 2 एकम 2 और 1 2 का 2, और बाकी किसी भी वर्ड से यह विभाजित नहीं होती है। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या 5 7 2 3, यह हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 5 है, जैसे 7 है, ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये विषम और अभाज्य दोनों हुआ करती हैं। उसके बाद आती है परिमेय संख्या, रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं, अंडर रूल के अंदर। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बटे में होती हैं, जैसे आपने लिखा होगा 2/3, 4/5, 6/7, ये होती हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं रूट के अंदर होती हैं। वास्तविक संख्याएं भी रूट के अंदर होती हैं, और अवास्तविक संख्याएं रूट के अंदर माइनस में होती। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय अपरिमेय मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या इस सिलेबस में नया है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। यहाँ एक सवाल बनता है, क्या एक परिमेय संख्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक परिमेय संख्या नहीं है। जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त हों, किसके रूप में? P/Q, P/Q के रूप में जो संख्याएं व्यक्त होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, यह एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 4, क्या यहाँ एक सवाल और बनता है कि क्या है प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 4 है तो 4 को आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 1/4/1 करके। समझ में आ गया है? अपरिमेय संख्या वो है जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो रूट के अंडर में होती हैं। जैसे √5, √7, √11, √13। क्लियर है? तो संख्याएं आपका क्लियर हो गई। संख्याएं टोटल 12 होती हैं। पहली है प्राकृतिक संख्या, दूसरी है सम संख्या, तीसरी है विषम संख्या, चौथी है पूर्णांक संख्या, पांचवी है पूर्ण संख्या, छठवीं है भाज्य संख्या, सातवीं है अभाज्य संख्या, आठवीं है सह अभाज्य संख्या, नौवीं है परिमेय संख्या, 10वीं है अपरिमेय संख्या, 11वीं है वास्तविक संख्या और 12वीं है अवास्तविक संख्या। अब हम आपको थोड़ा परिभाषा के रूप में समझाएंगे। आप डायरी पेन लिए होंगे तो जरूर लिखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम वास्तविक संख्याएं या गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? जैसे 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक और पूर्ण में अंतर क्या है, आप एक बात नोट कर लीजिएगा। जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। क्लियर है? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके इन्फिनिटी अनंत तक। पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पिछले में अभी मैंने आपको बताया था ना पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सेम वही चीज़। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये पूर्णांक संख्या को, मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सरल शब्दों में समझिए, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या, नकारात्मक स्थिति में माइनस, जिस भी वर्ड के पहले माइनस लगा होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है? सम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 16 14।
क्लियर है। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे हम विषम कहते हैं। सम बहुत आसान है, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विषम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। एक विशेष संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। यहाँ आप नोटिस कीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार होता है, क्या 2 अभाज्य संख्या है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 2 अभाज्य संख्या बिल्कुल है, 2 भाज्य संख्या नहीं है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। परिमेय संख्या का लिखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हों पर कभी शून्य ना हो। जैसे 4 है तो 4/1 कर देंगे पूर्णांक, तो यह परिमेय संख्या है। 3/4 कर देंगे तो यह परिमेय संख्या है। क्लियर है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे व्यक्त किया जा सकता है p/q के रूप में। अपरिमेय वे है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये संख्या ऋण और अविभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे √5, √7, √11, √13। समझ में आ रहा है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 6, 2, 5, √5, 3/5 आदि वास्तविक संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे 21 हो गया तो 21 में 16 हो गया, 16 में एक लास्ट में आ रहा है, 51 हो गया, 51 हो गया। समझ में आ रहा? तो युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक और अभाज्य संख्या स्पेशल होती है जिनका नाम होता है युग्म अभाज्य संख्याएं। हो सकता है 9th 8th में आप इसे ना पढ़े हों। युग्म अभाज्य संख्याएं। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं बेहतर सिखाया हूं, और जहां पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। परेशान नहीं होना है। कल एक नए सोच के साथ, नए तरीके के साथ, नए मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ग्रुप के साथ। बाकी बने रहें। थैंक यू।